हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। बहुत लोग ऐसे हैं जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46, अंबिका को सारी सच्चाई पता चलना। अब आगे। इधर दूसरी तरफ इस वक्त अंबिका अपने कमरे में थी और वो कैबिनेट में कुछ ढूंढ रही थी जब उसका दरवाजा लॉक हुआ। दरवाजा लॉक होने की आवाज को सुनकर वो नासमझी में बोली, अंदर आ जाए। अंदर रमा जल्दबाजी के साथ आई और जैसे ही वो अंदर आई, तुरंत खुशी के साथ बोली, पूरी मिस अंबिका, मेरे साथ अभी के अभी चलिए। ये सुनकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, लेकिन क्यों? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए रमा ने कहा, हाँ, बहुत ही बड़ी बात है। आप चलिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अंबिका को रमा की बातें समझ नहीं आई, जिस वजह से वो नासमझी बोली, आंटी, क्या हो? आप मुझे पहले साफ साफ बताए और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? आपके चेहरे पर इतनी खुशी किस बात की है? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए रमा ने कहा, बेटा, बात यह है कि मैंने तुमसे कहा था कि आज रुद्रांश सर की दादी आने वाली हैं। जैसे ही रमा ने ये कहा, अचानक से अंबिका के भाव बदल गए। वो थोड़ा घबरा कर बोली, तो क्या उन्होंने मुझे बुलाया है? मुझे डर लग रहा है। तो क्या करने वाली है मेरे साथ? आपने उनसे बताया नहीं कि मैं यहाँ पर सिर्फ अनिरुद्ध की डॉक्टर बनकर आई हूँ। इसके अलावा मेरा मिस्टर रुद्रांश के साथ कोई लेना देना नहीं है। रमा आंटी, आई थिंक आपको उनसे पहले सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। इस तरह से मैं उनके सामने जाकर अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती। और वो मुझसे बहुत बड़ी हैं। अगर मैंने उन्हें गलती से भी जवाब दे दिया, तो इससे शायद मिस्टर रुद्रांश नाराज हो जाएंगे। उसकी ये सारी बातें सुनकर रमा ने जोर जोर से अपना सीना मिलाकर कहा, अरे नहीं, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। पहले बात तो ये है कि वो कभी तुम्हें गलत समझ नहीं सकती क्योंकि जिस तरह मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बताया है, उसके वजह से तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और वो तुमसे अभी के अभी मिलना चाहती हैं। ये सुनकर नासमझी में अंबिका ने कहा, मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी? और आपने ऐसा क्या बताया है मेरे बारे में उनसे? ये सुनकर मुस्कुराते हुए रमा ने कहा, तुम पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें सब समझ आएगा। यहाँ पर खड़ी रहकर सवाल जवाब मत करो। ये सुनकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहें, लेकिन जिस तरह से रमा उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी और उसे जबरदस्ती लेकर जा रही थी, उस हिसाब से तो वो कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप रमा के पीछे पीछे चली गई। लेकिन इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं रुद्रांश की दादी उसे गलत ना समझे। जिस वजह से वो फिर से रमा से बोली, आंटी, एक बार और सोच लीजिए। आप मुझे वहां ले जाकर कोई गलती तो नहीं करेंगे? तभी रमा मुस्कुराते हुए उसे नीचे लेकर आती हुई बोली, मैं गलती नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ क्योंकि तुमने अनिरुद्ध को ठीक करने में रुद्रांश सर की बहुत ज्यादा मदद की है। इसलिए वो तुम्हें अपने मुंह से शुक्रिया कहना चाहती हैं। ये सुनकर अंबिका ने बस अपना सिर हिला दिया और वो धीरे धीरे रमा के पीछे पीछे नीचे आई। इधर शालिनी जी अभी भी सोफे पर बैठी इधर उधर देख रही थी। तभी उनकी नजर रमा पर चली गई, जो उनकी तरफ ही आ रही थी। रमा को देखते ही दूसरे ही पल शालिनी जी ने कहा, रमा, कहाँ है वो लड़की? मेरा मतलब, वो डॉक्टर जिसने हमारे अनिरुद्ध को ठीक किया है। इसके जवाब में रमा मुस्कुराए और उनके सामने से हट गई, जिसके पीछे इस वक्त अंबिका अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। इधर शालिनी जी ने जब अंबिका को देखा, तो वो एक पल के लिए उसे देखते रह गई। अंबिका उनकी नजरों में काफी खूबसूरत थी, लेकिन अंबिका को देखकर वो कुछ सोचने लगी। अपने चश्मे को थोड़ा ठीक करते हुए बोली, बेटा, मेरे पास आओ। अंबिका ने जब उनकी ये बात सुनी, तो वो थोड़ा और भी ज्यादा हिचकिचा गई और उसने धीरे से कहा, रियली मैं अनिरुद्ध की डॉक्टर हूँ। अनिरुद्ध बहुत ही अच्छा बच्चा है।
उसके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा और मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज आप मेरे बारे में कुछ भी गलत मत समझिए। उसकी पहले ही ऐसी एक्सप्लेनेशन सुनकर शालिनी ने कहा, बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? मैं तुम पर ऐसे तो इल्जाम नहीं लगाया ना कि तुम इस घर में बेवजह रह रही हो। और जहां तक मुझे पता है, मेरा रुद्रांश कभी किसी को इस घर में बेवजह रहने ही नहीं देगा। यहाँ तक कि वो खुद भी घर में बेवजह नहीं रहता। तो फिर तुम किस हक से यहाँ पर रहोगी? इसलिए ज्यादा मत सोचो और मेरे पास आओ। कहीं ना कहीं अंबिका को उनकी बातें ठीक लगी, जिस वजह से वो अपना सिर हिलाए और उनके पास आई। जब शालिनी ने अंबिका को काफी गौर से देखा, तो अचानक से उन्हें कुछ याद आया और वो तुरंत चिल्लाने के साथ बोली, जहां तक मुझे पता है, शायद वही लड़की है या फिर ये मेरी नजर का धोखा है। क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे नजर का धोखा ही हो सकता है। पर इस लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है मुझे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। रमा और अंबिका ने देखा कि इस वक्त शालिनी जी अपने में ही कुछ बात कर रही हैं, तो उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। तभी रमा ने नासमझी में धीरे से कहा, शालिनी मैडम को क्या हुआ? वो ऐसे क्या बात कर रही हैं खुद से? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। लेकिन तभी दूसरे ही पल शालिनी हैरानी के साथ कहा, नहीं, मुझे याद आ गया है। तुम वही लड़की हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये सुनते ही अंबिका एक पल के लिए हड़बड़ा गई और हैरान होते हुए बोली, क्या? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तभी जल्दबाजी के साथ शालिनी जी ने अपना फोन निकाला और वो फोन में कुछ करने लगी। इधर अंबिका और रमा फिर से एक दूसरे को हैरानी के साथ देखने लगी। तभी कुछ ही पल में शालिनी ने अपने फोन में कुछ देखा और वो तुरंत खुशी के साथ बोली, हे भगवान, ये दुनिया कितनी छोटी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की मेरे सामने खड़ी है। ये कहकर वो तुरंत अंबिका के पास आई और अंबिका को कंधे से पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, बेटा, तुम कैसी हो? कितने सालों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। तुम ठीक तो हो? ये सुनकर अंबिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि उसे शालिनी जी की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तभी झिझकते हुए उसने कहा, मैडम, आप क्या कह रही हैं? क्या आप पहले से ही अंबिका को जानती हैं? ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर शालिनी ने कहा, हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ इसे जानती नहीं हूँ, बल्कि मैं इसे अच्छे से पहचानती भी हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी बूढ़ी आंखें हो गई हैं, इसलिए पहली बार में मैं इसे पहचान नहीं पाए, लेकिन अब मैंने इसे पहचान लिया है। और अब मैं इसके साथ वक्त भी बिताऊंगी। सारी बातें सुनकर अंबिका ने हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी, पर मैं आपको नहीं जानती। इनफैक्ट, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप रुद्रांश सर की दादी हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शायद आपको गलतफहमी हो रही होगी। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप जानती पहचानती हैं क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं। ये सुनकर शालिनी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, तुम बेशक मुझे पहली बार मिल रही हो, लेकिन मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। लेकिन हाँ, कभी आमने सामने तो नहीं मिली। ऊपर फोटो में मैंने तुम्हें ही देखा था, क्योंकि मैं ही तुम्हें पसंद करती थी। उस वक्त तुम थोड़ी छोटी थी, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद आई थी। इसलिए मैंने तो पहली नजर में तुम्हें पसंद कर लिया था। पसंद वाली बात सुनकर अंबिका बिल्कुल शॉक हो गई और वही रमा भी हैरानी के साथ बोली, क्या पसंद? मैडम, आप क्या कह रही हैं? प्लीज थोड़ा साफ साफ बताएंगे। इसके जवाब में शालिनी मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले अंबिका, बेटा, तुम मेरे पास आओ। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी तो अभी तक नहीं हुई ना? उनके मुंह से खुद का नाम सुनकर अंबिका फिर से हैरान हो गई और शौक में बोली, पर आप मुझे कैसे जानती हैं? मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं आपसे कभी मिली थी। प्लीज, आप मुझे बताएंगे कि मैं आपसे कब मिली थी और कहाँ मिली थी? ये सुनकर शालिनी मुस्कुरा कर बोली, बेटा, हमारी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी,
लेकिन जिस दिन मैं तुमसे मिलने आ रही थी, उस दिन बहुत कुछ हो गया था, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाई। लेकिन फोटो में ही तो मुझे बहुत पसंद आई थी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने पोते रुद्रांश के लिए पसंद कर लिया था। और उसके साथ ही मैं तुम्हारी शादी तय करती थी। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरा रुद्रांश उस वक्त पता नहीं किस ख्याल में जी रहा था। इसलिए उसने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया और एब्रॉड चला गया। इस बात का अफसोस मुझे आज भी होता है। मैंने सोचा था कि 5 सालों के बाद मेरी तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन सच में भगवान के खेल भी अलग अलग होते हैं। उन्होंने फिर से तुम्हें मुझसे मिला दिया और शायद ये भगवान का कोई इशारा ही होगा। जैसे ही अंबिका ने ये बात सुनी, ऐसा लगा जैसे कि उसके सामने उसका पूरा अतीत आ गया, और वो बिल्कुल थम गई। इधर रमा भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी। उसे भी इस वक्त यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने तुरंत हकलाते हुए कहा, क्या कहा आपने, मैडम? क्या अभी तक मैडम की शादी सबसे पहले हमारे रुद्रांश सर के साथ तय हुई थी? ये सुनकर शालिनी मुस्कुराकर बोली, हाँ रमा, मेरे रुद्रांश की जिंदगी में सबसे पहला रिश्ता अंबिका का ही आया था। उस वक्त तो हमने सोच लिया था कि हम उसकी शादी अंबिका से ही करवा देंगे, लेकिन जिस तरह से आगे चलकर सिचुएशन बदली, उसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेचारी अंबिका, उस वक्त उसे पर क्या बीती होगी। मैं तो अभी भी इस बात के लिए उससे माफी मांगना चाहती हूँ। और अब जब वो मेरे सामने है, तो मैं उसे माफी जरूर मांगूंगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अब अंबिका की तरफ देखकर बोली, अंबिका बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि 5 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता हमारे खानदान से टूटा होगा, तब तुम भी बहुत ज्यादा टूट गई होगी। लेकिन मैं क्या करूं, उस वक्त मेरा रुद्रांश बहुत ही जिद्दी किस्म का था। वो कभी किसी की बात नहीं मानता था, और हमने उससे बिना पूछे ये रिश्ता कर दिया था। इसलिए जब उसे पता चला, तो वो अपने शादी के दिन ही यहाँ से एब्रॉड चला गया था। इसलिए हमें आखिरी वक्त पर तुमसे शादी तोड़नी पड़ी। लेकिन देखो ना, किस्मत में तुम्हें और रुद्रांश को एक साथ लिख रखा है। इसलिए तुम आखिर में 5 सालों बाद वापस आई थी। तो रुद्रांश की जिंदगी में आई और आज तुम उसी के साथ रह रही हो। सच में, मैं तो आज भगवान के खेल को देखकर ही हैरान हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और अंबिका के हाथ को पकड़ लिया। लेकिन तभी दूसरे पल अंबिका ने उनके हाथ को दूर झटक दिया और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोली, मुझे टच मत कीजिए। मुझे आप सब से। उसकी ये बात सुनते ही शालिनी जी हैरान हो गईं और वही रमा, जो खुश हो रही थी, वो भी बिल्कुल हैरान हो गईं। और तुरंत हिचकिचाते हुए बोली, अंबिका मैडम, क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी अंबिका दांत पीसते हुए बोली, अब मुझे समझ आ रहा है। वो फैमिली कोई और नहीं बल्कि ये अग्निवंशी फैमिली थी, जो मेरी बर्बादी की असली वजह थी। उसकी ये बात सुनते ही अब शालिनी की पूरी तरह से दांत थी और वही रमा भी बिल्कुल हैरान थी। रमा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा था। योजक चिन्ह। तभी शालिनी ने कहा, बेटा तुम इतनी नाराज क्यों हो? आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ इन 5 सालों में जो तुम इस तरह से हमसे नाराज हो? सुनकर अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, ये मत पूछिए कि मेरे साथ इन 5 सालों में क्या हुआ। बस इतना जान लीजिए कि जो कुछ भी हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको माफ नहीं करूंगी। अगर आपके पोते को मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो फिर उन्होंने शादी के लिए हाँ ही क्यों किया था? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके मुझे छोड़कर जाने से मेरी जिंदगी किस तरह से तबाह हो जाएगी? उनकी वजह से मैं पूरे 1 साल तक टॉर्चर को झेलती रही। वो ऐसा टॉर्चर था जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाई हूँ। पर इसके लिए मैं उन्हें तो क्या, किसी को माफ नहीं करूंगी। ये कहते कहते अंबिका का गला भर आया। वहीं उसकी ये सारी बात सुनकर शालिनी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि वो शादी के टूटने से तुम्हारे परिवार को और तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची होगी। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि रुद्रांश ऐसा क्यों कर गया। सच कहूं तो मुझे खुद भी बुरा लगा था और मैं तुमसे मिलकर माफी भी मांगना चाहती थी।
लेकिन फिर मुझे तुम्हारे भाई से पता चला कि उसने तुम्हें आगे पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दिया, इसलिए मैं तुमसे वापस मिल भी नहीं पाई, वरना मैं और शनाया दोनों ही तुमसे मिलने तुम्हारे घर आए हुए थे। एक बार फिर से अंबिका को दूसरा झटका लगा, जब उसे ये पता चला कि दुनिया वालों से ये बताया गया कि वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई, जबकि सच्चाई तो ये थी कि उसी दिन उसके भाई ने उसकी शादी एक गुंडे मवाली से कर दी थी। वो बिल्कुल हैरान होकर शालिनी को देखने लगी और हैरानी के साथ बोली, क्या कहा आपने? क्या मेरे भाई ने ये बताया कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दिया है? ये सुनकर शालिनी जी ने उदासी के साथ कहा, हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास नहीं आ पाई, वरना हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था। यहाँ तक कि हमने तो रुद्रांश से भी कुछ वक्त के लिए रिश्ता ही तोड़ दिया था। पर अभी तुम जिस तरह से हमसे नाराज हो रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर गलतफहमी हो रही है। उसने सिर पर हाथ रख लिया था। उसका दिमाग जैसे ब्लैक हो गया था और वो खुद से बोली, भाई ने इतना बड़ा झूठा आखिर इन सब से क्यों बोला? इसका मतलब उन्होंने दुनिया वालों से भी ये कहा था कि मैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई थी, जबकि उन्होंने तो मेरी शादी ऐसे घटिया इंसान से कर दी थी। आखिर भाई मेरे साथ ऐसी साजिश कैसे कर सकते हैं? सबके पीछे उनका क्या मतलब है? अब मुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और शालिनी की तरफ देखकर गुस्से के साथ बोली, अभी के लिए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं और किस पर यकीन करूं। मुझे कदम कदम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है, और अब धोखे के लिए मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर शालिनी और रमा उसे जाते हुए बस हैरानी के साथ न समझी में देखती रह गईं। एपिसोड 47, मेरी शादी मिस्टर रुद्रांश से होने वाली थी। अब आगे। तभी शालिनी जी ने घबराते हुए कहा, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अंबिका का बहुत दिल दुखाया है, मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, रमा ने तुरंत उनके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं अभी रुक जाए, पहले मैं उससे बात करूंगी, उसके बाद आप उससे बात करिएगा। क्योंकि अभी वो शायद बहुत ज्यादा गुस्से में है, शायद वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाए। ये सुनकर शालिनी जी ने परेशान होकर कहा, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? मुझे नहीं पता था कि ऐसी हमारी मुलाकात हो जाएगी। अगर मुझे पता होता कि अनिरुद्ध की डॉक्टर वही लड़की है जिसके साथ 5 साल पहले रुद्रांश की शादी तय हुई थी, तब मैं पहले से ही खुद को तैयार करके आती, उससे माफी मांगती। लेकिन अब ऐसे अचानक से सब कुछ हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमा, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। जाओ, जाकर उसे समझाओ और उसे बताओ कि जो हुआ वो किस्मत था और किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। ये सारी बातें सुनकर रमा ने उदासी के साथ कहा, मैं तो अंबिका को समझाऊंगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसके अतीत में उसके साथ कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो इस तरह नाराज हो गई, वरना वो नाराज होने वाली लड़कियों में से नहीं है। मैं आज उसके साथ पूरे 15 दिन से रह रही हूँ और इन 15 दिनों में उसका बिहेवियर हम सबके साथ बहुत ही अच्छा और प्यारा था। यहाँ तक कि मैं भी कभी कभी उससे नाराज हो जाती हूँ तो वो मुझसे भी बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन अभी जिस तरह वो गुस्से में गई है उसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ है। ये सुनकर शालिनी ने कहा, सबसे पहले तो मुझे उसके भाई से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब उसने ये सुना कि उसके भाई ने हमसे ये बताया था कि वो एब्रॉड पढ़ाई करने के लिए गई है, तब वो बहुत ज्यादा हैरान थी। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैं सबसे पहले इसके भाई से ही बात करूंगी। मैं सुनकर रमा ने अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वो अंबिका के कमरे की तरफ बढ़ गई और इधर शालिनी ने अपना फोन उठाया और किसी के पास कॉल डायल कर दिया। इधर अंबिका कमरे में आई, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वो वहीं जमीन पर बेड से टिकर बैठ गई और घुटने को अपनी बाहों में समेटते हुए रोकर बोली, आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?
मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत अब मेरा साथ देगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल पहले जिस जिंदगी से मैं भागी थी फिर से वहीं आकर फंस गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही फैमिली थी जिसने 5 साल पहले मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था, और मिस्टर रुद्रांश वही इंसान थे जो मुझसे शादी तोड़कर मुझे छोड़कर चले गए थे। और मेरी शादी उस गुंडे मवाली से हो गई थी। इन सब की वजह सिर्फ आप ही हैं मिस्टर रुद्रांश, इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। क्योंकि अगर आप उस दिन मुझे छोड़कर नहीं जाते तो शायद मेरी शादी उस गुंडे मवाली से नहीं होती। और शायद आज मेरी किस्मत ऐसी नहीं होती। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों? ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। तभी दरवाजा खुला और रमा हिचकिचाते हुए अंदर की तरफ आते हुए बोली, अंबिका, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा नाराज क्यों हो और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अंबिका उनकी बात सुनकर गुस्से के साथ बोली, अभी के लिए यहाँ से चली जाए। अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अभी मुझे सिर्फ अकेला रहना है। लेकिन तभी रमा अंदर आते हुए बोली, हाँ मैं समझती हूँ तुम्हें अकेला रहना है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी है। मुझे जानना है कि आखिर तुमने कौन सा टॉर्चर झेला है। और जब तक तुम मुझसे बता नहीं देती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? मैंने कहा ना, मैं अभी के लिए आपसे कुछ भी नहीं बता सकती, प्लीज चली जाए यहाँ से। उसकी बात सुनकर अंबिका के पास रमा आई और प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा नाराज हो गई और ऐसे रो रही हो? उनके मुंह से माँ शब्द सुनकर अंबिका की आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे और आखिर में वो सिसकते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है, लेकिन आज जब मुझे मेरी किस्मत इस घर में लेकर आ गई और मुझे ये पता चला है कि ये वही घर है जहाँ 5 साल पहले मैं शादी करके आने वाली थी, अब से लेकर तब की बातें सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ खेल खेला गया हो, और इस तरह का खेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द हुआ है। उसकी ये सारी बातें सुनकर रमा ने हैरानी के साथ कहा, सच कहूँ तो मैं भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर तुम्हारी और मिस्टर रुद्रांश के बीच मुझे कुछ अलग क्यों महसूस होता है। तुम दोनों के बीच मुझे अलग रिलेशन पहले से ही लगता था, लेकिन अब जब शालिनी मैडम ने सब कुछ बता दिया है तब मुझे यकीन हो गया है कि जरूर तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये सुनते ही अंबिका भड़क गई और गुस्से के साथ बोली, बस कीजिए रमा आंटी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी कमेंट करेगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, खासकर मैं मिस्टर रुद्रांश के साथ तो कभी जिंदगी नहीं बिताऊंगी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था और उनके छोड़ने की वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और सच जानने के बाद हमारा रिश्ता बदल नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर बनकर आई हूँ और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं मिस्टर रुद्रांश से कुछ भी कहने वाली हूँ। बल्कि वो मेरे लिए इस तरह अनजान है जैसे पहले थे। मैं अपने अतीत को पूरी तरह भूल चुकी हूँ। बस हाँ, ऐसे अचानक से 5 साल पहले का वो सच आया जिसकी वजह से मेरी लाइफ पहले बर्बाद हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा टूट गई, लेकिन अब मैंने फिर से खुद को संभाल लिया है। अब चाहकर भी कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर दी और वही बेड से टीकर लेट गई। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब रमा कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर दूसरे ही पल वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है, लेकिन तुम जैसी मैंने पहली बार देखी है, जो हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती है। तुम्हें तो बाकी लड़कियों की तरह बनने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि बाकी लड़कियों को तुम्हारी तरह बनना चाहिए, जो अपने मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी अपने आप को संभालने की हिम्मत रखती हो। ये सब सुनकर अंबिका ने कुछ नहीं कहा, बस वो इस तरह चुपचाप लेटी रही।
रमा उसे कुछ पल तक देखती रही और फिर वहां से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद अंबिका ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर उसने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं अब इस तरह रो नहीं सकती। 5 साल पहले मैंने बहुत रोया था, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। बेशक से मुझे ये सच पता चल गया है कि ये वही घर है जहां 5 साल पहले मैं शादी करके आने वाली थी, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को ठीक करने के लिए आई हूँ। और जैसे ही अनिरुद्ध ठीक हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। मुझे मिस्टर रुद्रांश तो क्या उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो अपने आप को संभाली और सीधे वॉशरूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ शालिनी ने जब किसी के पास कॉल डायल किया तो उधर से कॉल पिक हुआ और शनाया की आवाज आई, क्या हुआ मॉम? आप पहुंच गए क्या वहां पर? क्या रुद्रांश आपसे मिला? क्या उसने आपसे कुछ कहा? लेकिन तभी जल्दबाजी के साथ शालिनी जी ने कहा, यहाँ बहुत बड़ी बात हो गई है। ये सुनकर उधर से शनाया ने घबराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या रुद्रांश ने आपसे कोई बदतमीजी की या फिर उसने ऐसा तो नहीं कह दिया कि वो आपके घर में नहीं रखना चाहता? अगर उसने ऐसा कुछ कहा होगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी ये बात सुनकर शालिनी अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं जो बताने वाली हूँ जब तुम सुनोगी तो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। ये सुनकर ना समझी में शनाया ने कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया वहां पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने आपके साथ कोई बदतमीजी की हो? अगर उस लड़की ने ऐसा कुछ किया होगा तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी शालिनी ने कहा, इस लड़की की ही तो बात है, तुम्हें पता भी है उस लड़की के साथ क्या हुआ है? और तो और वो लड़की असलियत में कौन है? शनाया को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, आखिर आप क्या कह रही है? कौन है वो लड़की? मुझे साफ साफ बताए। तभी शालिनी ने कहा, शनाया, 5 साल पहले रुद्रांश के लिए जो लड़की का रिश्ता आया था और जिसे मैंने रुद्रांश के लिए पसंद किया था वो लड़की वही है। और जब आज मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो लड़की डॉक्टर बनकर हमारे ही घर में रह रही है और हमें पता ही नहीं चला। जैसे ही वहां से शनाया ने ये बात सुनी वो भी शांत हो गई और शोक होकर बोली, क्या क्या आप सच कह रही है? कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना मॉम? देखिए, आप एक बार और उस लड़की को देख लीजिए, वो लड़की वो नहीं हो सकती जिसे आपने पसंद किया होगा। क्योंकि वो लड़की तो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। हर एक बात में उल्टे जवाब देती है। ये लड़की हमारे रुद्रांश के लिए परफेक्ट हो ही नहीं सकती। उसकी सारी बातें सुनकर शालिनी ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैंने फोटो देखी है। वो लड़की वही है, बस हाँ अब ये थोड़ी बदल गई है। क्योंकि बेचारी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ज्यादा दर्द सहा हो। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं उससे माफी मांगूंगी और रुद्रांश से बात करूंगी और रुद्रांश भी उससे माफी मांगेगा। क्योंकि आज उसके बेटे को वो लड़की ही ठीक कर रही है, इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगे। रुद्रांश के माफी मांगने की बात सुनते ही शनाया के भाव बदल गए। शनाया ने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, हरगिज नहीं, मेरा बेटा उस लड़की से माफी नहीं मांगेगा। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब वो लड़की पूरी तरह बदल गई है। मैं अब उस लड़की को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, फिर उसके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो। मैं नहीं जानती, मेरा बेटा उससे माफी नहीं मांगेगा। उसकी बात सुनकर शालिनी ने गुस्से के साथ कहा, शनाया, पागल मत बनो, हम सब ने उसके साथ गलत किया है। हमारे बेटे की गलती है, इसलिए रुद्रांश को उससे माफी मांगना चाहिए। और तुम अपना काम करो, बस मुझे तुमसे ये बताना था इसलिए मैंने कॉल किया, वरना मुझे तुम्हारे सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया और तभी वहां पर रमा आई। रमा को देखते ही उन्होंने कहा, क्या हुआ? क्या कहा अंबिका ने? क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या मैं उससे बात करने जाऊं? लेकिन तभी रमा ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो अकेला रहना चाहती है।
अभी वो किसी से बात नहीं करना चाहती। रमा की ये बात सुनकर शालिनी ने उदासी के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सबसे पहले अब मैं रुद्रांश से ही बात करूंगी। रुद्रांश से बात करने के बाद मैं उससे बात करूंगी। रुद्रांश कहाँ है? इसके जवाब में रमा ने कहा, वो तो सुबह ही मीटिंग के लिए चले गए, आने में उन्हें देर हो जाएगा, तब तक आप जाकर कमरे में आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शालिनी बस अपना सिर हिला दी और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर रमा भी किचन की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ एक लग्जरियस होटल के प्राइवेट एरिया में इस वक्त रुद्रांश सोफे पर लीन होकर बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ बैठा हुआ था, और उसके सामने ही इस वक्त अमितेश बैठा हुआ मुस्कुराए जा रहा था। रुद्रांश कुछ देर तक अमितेश को देखता रहा और फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तो तुमने फैसला ले ही लिया है कि तुम्हें मेरे साथ ही ये डील करनी है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इस डील से तुम्हें नुकसान हो सकता है? ये सुनकर अमितेश ने कहा, मैं रुद्रांश अग्निवंशी के साथ डील करने जा रहा हूँ, उसके साथ डील करना ही बहुत बड़ी बात है। फायदा नुकसान तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी के लिए हम इस डील को फाइनल करते हैं। ये सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। क्या होगा अब आगे? आखिर कौन सा डील कर रहा है रुद्रांश अमितेश के साथ? क्या आएगा इससे कुछ बदलाव? एपिसोड 48, रुद्रांश की ऐसी जबरदस्ती। अब आगे। इधर दूसरी तरफ एक लग्जरियस होटल के प्राइवेट एरिया में इस वक्त रुद्रांश सोफे पर लीन होकर बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ बैठा हुआ था, और उसके सामने ही इस वक्त अमितेश बैठा हुआ मुस्कुराए जा रहा था। रुद्रांश कुछ देर तक अमितेश को देखता रहा और फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तो तुमने फैसला ले ही लिया है कि तुम्हें मेरे साथ ही ये डील करनी है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इस डील से तुम्हें नुकसान हो सकता है? ये सुनकर अमितेश ने कहा, मैं रुद्रांश अग्निवंशी के साथ डील करने जा रहा हूँ, उसके साथ डील करना ही बहुत बड़ी बात है। फायदा नुकसान तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी के लिए हम इस डील को फाइनल करते हैं। ये सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। दूसरे ही पल वहां पर असिस्टेंट आया और उसने टेबल पर 2 फाइल्स रख दी। पहले अमितेश ने उसे फाइल पर साइन किया और फिर दूसरे ही पल रुद्रांश ने उस पर साइन किया। साइन हो जाने के बाद अमितेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आज से हम दोनों पार्टनर हुए। रुद्रांश ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, आज से हम दोनों एक ऐसे पार्टनर हुए जिसमें हम दोनों को अगर फायदा होगा तो एक साथ फायदा होगा और नुकसान होगा तो एक साथ ही नुकसान होगा। अमितेश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी असिस्टेंट ने रुद्रांश से धीरे से कहा, दादी आपसे बात करना चाहते हैं। तो रुद्रांश ने इसके जवाब में बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, उन्हें कह दो इंतजार करें। इसके जवाब में असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, वो बहुत बार कॉल कर चुके हैं, वो आपसे शायद अर्जेंट में बात करना चाहती है। रुद्रांश ने इसके जवाब में अब अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए और अमितेश की तरफ घूरते हुए बोला, किसी और दिन हम ये बिजनेस पार्टी करेंगे। ये सुनकर अमितेश ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रुद्रांश? इतनी मुश्किल से तो हम पार्टनर बने हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए। रुद्रांश अपनी जगह से उठते हुए बोला, जल्द ही मैं आपको थोड़ा नहीं पूरा वक्त दूंगा। इसी के साथ वो असिस्टेंट के साथ वहां से बाहर निकल गया, और इधर उसको जाते देख अमितेश जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, फाइनली अब मैं रुद्रांश अग्निवंशी के साथ बिजनेस करने जा रहा हूँ। वो डील जो मैंने 5 साल पहले सोची थी अब जाकर वो पूरी होने वाली है। मैं इस वक्त इतना ज्यादा खुश हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया को ही खरीद लूँ, क्योंकि अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने जा रहा हूँ। ये कहकर अमितेश जोर जोर से हंसने लगा और वही कार में इस वक्त रुद्रांश के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी, और वो सिर्फ उस फाइल को ही देखे जा रहा था। तभी असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आप तो अमितेश के साथ कभी डील नहीं करना चाहते थे ना, तो फिर अचानक से उस इंसान के साथ डील क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना कि वो इंसान धोखेबाज है,
उसने कई सारी कंपनी के साथ धोखेबाजी की है और ये भी सुनने में आया है कि वो जिस प्रॉपर्टी पर राज करता है वो असलियत में उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर रुद्रांश के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दुश्मन के साथ बेवजह ही डील कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर असिस्टेंट रुद्रांश को ध्यान से देखते हुए बोला, तो आप क्या करने वाले हैं सर? इसके जवाब में रुद्रांश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, जो भी करूंगा जल्दी पता चल जाएगा। इसके साथ ही रुद्रांश ने फाइल को बंद कर दिया और अपना सर सीट से टिका दिया। इधर शाम हो गई थी। शाम के वक्त अंबिका अपने आप को नॉर्मल करके बाहर निकली और सीधे अनिरुद्ध के कमरे में गई। वो जब अनिरुद्ध के कमरे में पहुंची तो उस वक्त अनिरुद्ध बेड़ियों से बंधा हुआ चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। अनिरुद्ध को देखकर अंबिका मुस्कुराए और उसके पास आते हुए बोली, बेटा क्या तुम ठीक हो? अंबिका की आवाज सुनते ही अनिरुद्ध ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। अचानक से उसकी आंखों में देखते ही अंबिका को एक पल के लिए लगा कि जैसे अनिरुद्ध की आंखें बिल्कुल उसके जैसी हो, और वो एक पल के लिए अपना दिल थामे उसकी आंखों को देखने लगी। अनिरुद्ध की आंखें वाकई उसकी तरह थी और वो इस वक्त उसे ही देख रहा था। और कुछ ही देर में उसने धीरे से कहा, क्या आप मुझे वॉकिंग पर नहीं लेकर जाएंगे? उसकी ये बात सुनते ही अंबिका अपने होश में वापस आई और खुद के दिमाग को झटकते हुए बोली, मेरे दिमाग में इस वक्त अपने बच्चे की बात चल रही है, इसलिए मैं अनिरुद्ध में अपना बेटा देख रही हूँ। क्योंकि अनिरुद्ध की उम्र का ही मेरा बेटा होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मेरे काम पर इफेक्ट पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वो सीधे अनिरुद्ध के पास आई और प्यार से बोली, मैं इसलिए तो आपके पास आई हूँ। चलो अब हम वॉक पर चलते हैं। ये कहकर अंबिका ने अनिरुद्ध की बेड़ियों को खोल दिया और उसे लेकर सीधे वहां से बाहर निकल गई। वो उसे लेकर नीचे गार्डन में आई। गार्डन में पहुंचते ही उसने उसके हाथ को छोड़ दिया और बोली, अब आप जाए उस पेड़ से लेकर इस पेड़ तक वॉक कीजिए। ये सुनकर अनिरुद्ध ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देखकर अंबिका ने कहा, क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना जाए, जाकर वॉक कीजिए। तभी अनिरुद्ध ने कहा, मैं कभी अकेले वॉक नहीं करता, मैं आपके साथ वॉक करूंगा। ये सुनकर अंबिका उसे कुछ पल तक देखती रही। उसे पता था कि अनिरुद्ध इतनी आसानी से अकेले वॉक नहीं करेगा, लेकिन उसका अकेले ही जाना ठीक रहेगा, क्योंकि वो हर वक्त प्रोटेक्शन में रहता है और जब तक वो अकेले वॉक नहीं करेगा और अकेले बाहर जाना नहीं सीखेगा तब तक वो दुनिया से अवेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी वो उसके साथ चलते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं इस बार आपके साथ वॉक कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डैडी को जल्दी सबक सिखाऊं तो आपको अकेले भी वॉक करना पड़ेगा। फिर ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत अपना सिर हिलाकर बोला, ओके, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। ये सुनकर अंबिका मुस्कुराई और बोली, ओके। इसके बाद वो फिर उससे बातें करते हुए वॉक करने लगी। पर कभी बातें करते करते उसके दिमाग में कुछ आया और उसने मन ही मन कहा, जहां तक मुझे पता है 5 साल पहले जब मिस्टर रुद्रांश की शादी मुझसे तय हुई थी तो वो मुझे छोड़कर एब्रॉड चले गए थे। तो कहीं अब्रॉड में उन्होंने किसी और लड़की के साथ शादी तो नहीं कर ली थी जिसका बच्चा ये अनिरुद्ध हो? और फिर शायद उस लड़की को कुछ हो गया हो या फिर वो कहीं भाग गई हो और फिर मिस्टर रुद्रांश अनिरुद्ध को लेकर यहाँ चले आए हो। शायद यही हो सकता है। पर क्या अनिरुद्ध को अपनी माँ के बारे में कुछ पता होगा? शायद कुछ तो जानता ही होगा, मुझे इससे कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा। ये कहते हुए वो दूसरे ही पल अनिरुद्ध के हाथ को पकड़कर बोली, बेटा क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? ये सुनकर अनिरुद्ध ने अंबिका को घूरते हुए कहा, कैसी हेल्प? इसके जवाब में अंबिका ने कुछ दिमाग लगाया और बोली, एक्चुअली आपके डैडी आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके डैडी को मैं कुछ अलग तरीके से सबक सिखाऊं जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने कहा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, मुझे क्या करना होगा? ये सुनकर अंबिका ने कहा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप आपके डैडी की अभी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपको आपकी मॉम के बारे में कुछ ऐसा पता है जिससे मैं आपके डैडी को परेशान कर सकूं।
मॉम का जिक्र जैसे ही अनिरुद्ध के सामने आया, अचानक से अनिरुद्ध के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, मॉम क्या होती है मुझे नहीं पता। उसको गुस्से में ये कहते देखकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, क्या हुआ अनिरुद्ध बेटा? मॉम के नाम से आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या हुआ? क्या बात है? ये सुनकर दांत पीसते हुए अनिरुद्ध ने कहा, आप मुझसे सबके बारे में बात कीजिए पर मेरी मॉम के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी मॉम कौन है। मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे पास सिर्फ मेरे डैडी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए आप उनके बारे में मुझसे बात मत करिए। ये कहकर वो गुस्से से वहां से सीधे अंदर की तरफ दौड़कर चला गया। और इधर अंबिका ये सारी बातें सुनकर हैरान हो गई और हैरानी के साथ खुद से बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ है अनिरुद्ध के साथ जो वो अपनी माँ से इतना नफरत करता है? आखिर उसकी माँ का सच क्या है? लगता है अब मुझे खुद मिस्टर रुद्रांश से ही इसके बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ से नफरत करे वो भी इतनी छोटी उम्र में सही नहीं है। पर पता नहीं क्यों उसके मुंह से अपनी माँ के लिए इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दिल में चोट पहुंची हो। ये कहते हुए वो बस खामोशी के साथ इस तरह खड़ी रही, पर कुछ ही देर में उसे अपने कान में कार रुकने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसने तुरंत गेट की तरफ देखा। एक लग्जरियस कार रुकी थी और उस कार से रुद्रांश बाहर निकला और सीधे अंदर की तरफ बढ़ा। तो रुद्रांश को देखते ही अंबिका एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसके दिमाग में अपनी पुरानी सारी बातें चलने लगी। शालिनी ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ उसे याद आने लगा। उसे याद आया कि वो रुद्रांश ही था जिसने उसे 5 साल पहले छोड़ दिया था। ये सब कुछ सोचकर उसने दूसरे पल उससे अपना मुंह फेर लिया। तभी तो रुद्रांश की नजर उसके ऊपर गई। अंबिका को वहां देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। अंबिका इस वक्त चुपचाप खामोशी के साथ खड़ी थी, पर तभी रुद्रांश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अचानक ये महसूस करते ही अंबिका की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और वो दूसरे पल गुस्से के साथ जोर से रुद्रांश को धक्का दे दी। रुद्रांश 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके भी एक्सप्रेशन पूरी तरह सर्द हो गए और वो सिर्फ उसे गुस्से भरी निगाहों से देखने लगा। तभी अंबिका ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, डोंट टी टच मी। मिस्टर रुद्रांश, मैं आपसे कितनी बार कहूं, मैं आपके बेटे की डॉक्टर हूं। कोई आपकी गर्लफ्रेंड या मिस्ट्रेस नहीं जिसे आप हमेशा हर वक्त अपनी मर्जी से टच करते रहेंगे। ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से से कहा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे धक्का देने की? ये सुनकर अंबिका ने भी गुस्से के साथ कहा, आपको अगर मैं धक्का ना दूं तो क्या करूं? क्या आपको अपने सीने से लगा लूं? ये सुनकर गुस्से के साथ रुद्रांश ने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरह से गुस्से में क्यों हो? इसके जवाब में अंबिका ने नाराजगी के साथ कहा, मैं कौन होती हूँ आपसे गुस्सा होने वाली? मैं आपके बेटे की सिर्फ डॉक्टर हूँ, इसके अलावा मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे गुस्सा होने का, इसलिए प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, वही बेहतर है। ये कहकर वो उसे खुद को छुड़ा ली और सीधे अंदर की तरफ जाने लगी। वही रुद्रांश उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्से से उसके तरफ बढ़ा और बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम बिना मेरी बातों का जवाब दिए ऐसे कहाँ जा रही हो? ये सुनकर बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ अंबिका ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है मिस्टर रुद्रांश। आप क्यों अपनी लिमिट भूल जाते हैं? देखिए मिस्टर रुद्रांश, मेरे और आपके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप मेरे करीब आए और इस तरह से मुझसे सवाल जवाब करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की डॉक्टर हूँ और मुझे वहीं रहने दीजिए। हमें अपने बीच की लिमिट को अब याद रख लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से आप इस तरह मेरे साथ मत कीजिएगा। ये कहकर वो फिर से अंदर जाने लगी, क्योंकि उसे रुद्रांश की जबरदस्ती अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन भी रुद्रांश ने उसकी कलाई को पकड़कर सीधे अपने करीब खींच लिया और उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं आखिर प्रॉब्लम क्या है, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जहां तक मुझे पता है हमारे बीच कल ही सब कुछ ठीक हो गया था।
हम दोनों ने एक दूसरे से बात की थी और तुमने कहा था कि तुम मुझसे मेरी हेल्प लोगी अपने बेटे का सच जानने में, लेकिन अब तुम जिस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रही हो मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ये सुनते ही अंबिका के भाव बदल गए और वो दूसरे ही पल हंसने लगी। उसको ऐसे हंसते देखकर उसकी पकड़ उसके ऊपर और भी ज्यादा कस गई और फिर तभी अंबिका ने हंसते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, आप किस बेटे की बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और अब हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपके बेटे की डॉक्टर हूँ और कुछ भी नहीं। और इससे पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाए क्योंकि मुझे मेरी असली औकात पता चल गई है। इस घर में मैं क्या हूँ मुझे ये हैसियत पता चल गई है। इसलिए प्लीज अब आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ अंबिका ने रुद्रांश को खुद से दूर धक्का दे दिया। लेकिन तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, क्या मेरी दादी ने तुमसे कुछ कहा? जैसे ही रुद्रांश ने ये बात बोली, अंबिका जो अंदर की तरफ जा ही रही थी अचानक से उसके कदम अपनी जगह बिल्कुल रुक गए। क्या होगा अब आगे? क्या रुद्रांश जान पाएगा सच? एपिसोड 49। असली सच से रूबरू होना, अब तुम सिर्फ मेरी हो। अब आगे। ये सुनते ही अंबिका के भाव बदल गए और वो दूसरे ही पल हंसने लगी। उसको ऐसे हंसते देखकर उसकी पकड़ उसके ऊपर और भी ज्यादा कस गई और फिर तभी अंबिका ने हंसते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, आप किस बेटे की बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और अब हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपके बेटे की डॉक्टर हूँ और कुछ भी नहीं। और इससे पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाए क्योंकि मुझे मेरी असली औकात पता चल गई है। इस घर में मैं क्या हूँ मुझे ये हैसियत पता चल गई है। इसलिए प्लीज अब आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ अंबिका ने रुद्रांश को खुद से दूर धक्का दे दिया। लेकिन तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, क्या मेरी दादी ने तुमसे कुछ कहा? जैसे ही रुद्रांश ने ये बात बोली, अंबिका जो अंदर की तरफ जा ही रही थी, अचानक से उसके कदम अपनी जगह बिल्कुल रुक गए। दूसरे ही पल वो गुस्से के साथ रुद्रांश की तरफ मुड़कर बोली, आपकी दादी को मैं नहीं जानती और ना ही वो मुझे जानती है। तो फिर वो मुझे क्या बोलेंगे? और मेरी उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी मिस्टर रुद्रांश? ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने का नाटक मत करो। इसलिए साफ साफ बताओ, क्या मेरी फैमिली में से किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर मेरी मॉम के साथ तुम्हारी कोई बहस हुई है? अंबिका रुद्रांश की ये बात सुनकर अब खामोशी के साथ रुद्रांश को कुछ पल तक देखती रही और फिर आखिर में गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, यू नो वॉट, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। जब तक मैं ना चाहूँ ना कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता, ना ही वो आप है और ना ही आपकी दादी या फिर मॉम। मैं खुद से परेशान हो सकती हूँ, बाकी दुनिया का कोई भी इंसान मुझे परेशान नहीं कर सकता। इसलिए आप ये दुनिया भर की बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए और अपने बेटे पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आपके बेटे में इम्प्रूवमेंट हो रही है और बहुत जल्द 365 दिन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होगा जिसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी दुनिया से और आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। इसी के साथ अंबिका अंदर चली गई और वही रुद्रांश उसकी ये सारी बातें एक सेकंड के लिए सुनता रह गया। लेकिन दूसरे ही पल वो गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए बोला, इम्पॉसिबल। इतनी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा और ना ही तुम इतनी जल्दी मेरी दुनिया से और जिंदगी से वापस जाने वाली हो। हॉस्पिटल में खुशी अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी। उसे अभी भी होश नहीं आया था और वही रवि डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। तभी साक्षी खुशी के बॉडी को स्पंज बाथ देने के लिए उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, खुशी देखना बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। क्योंकि डॉक्टर ने अभी बताया है कि तुम्हें जल्दी होश आ जाएगा। ये कहकर वो प्यार से खुशी के हाथों को और चेहरे को साफ करने लगी। तभी रवि की नजर उसके ऊपर चली गई। उसे देखते ही रवि फिर से गुस्से में आ गया। वो गुस्से के साथ अंदर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जितनी बार मना करता हूँ तुम फिर से खुशी के पास क्यों आ जाती हो?
मुझे तो लगता है कि जब भी तुम इसके पास आती हो तब तक इसकी हालत ऐसी खराब हो जाती है। रवि की ये बात सुनते ही साक्षी ने बोरियत के साथ कहा, सर मैं आपकी ये बात सुन सुनकर अब बोर हो गई हूँ। और मैं एक्सप्लेन कर करके भी बोर हो गई। देखिए मैं आपको एक बात पहले कह देती हूँ कि खुशी मेरी दोस्त है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से उसके हाथों को स्पंज बात देने लगी। तभी रवि उसके पास आया और गुस्से से उसे खुशी से दूर करके बोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। ये सुनते ही दांत पीसते हुए साक्षी ने कहा, देखिए सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप हर वक्त मेरे साथ बदतमीजी करते रहेंगे। वो मेरी दोस्त है और आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या वजह है आपके इस नफरत की? तभी रवि ने गुस्से के साथ कहा, ये तुम्हारा भोलापन, जो तुम भोली बनने का नाटक करती हो इसी बात से मुझे नफरत है। तुमसे मुझे चिढ़ होती है और मैं तुम जैसी लड़की को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और इस बात से मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत होती है। जैसे ही रवि ने ये कहा, साक्षी बिल्कुल शॉक हो गई। उसके हाथ में मौजूद वो कॉटन का कपड़ा एकदम से नीचे जा गिरा। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि रवि को ये बात पता है कि वो उसे पसंद करती थी। लेकिन उसके अंदर कभी हिम्मत नहीं थी कि वो रवि से ये बात बता सके, क्योंकि रवि हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्ट रहता था। वो कभी ना तो उसकी बातें सुनता था और ना ही कभी उससे सीधे मुंह बात करता था, जिस वजह से वो कभी रवि से नजर तक नहीं मिला पाए है। लेकिन रवि की ऐसी बातें सुनकर अब साक्षी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी रवि गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर बोला, उम्मीद करता हूँ तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा और अब अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म होगी तो मेरी नजरों के सामने मत आना, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। ये सुनते साक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपना सिर नीचे झुकाकर बोली, पहले बात तो मुझे इस बात की गलती हो गई कि मैं आप जैसे इंसान से प्यार कर लिया जिसे दूसरे के प्यार की कोई अहमियत ही नहीं है। और मुझे पता है आप मेरी दोस्त से प्यार करते हैं और उससे प्यार करने की वजह से आप कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकते और ये धोखेबाजी होगी और मैं कभी नहीं चाहती कि खुशी जैसी मेरी दोस्त को धोखेबाजी मिले। इसलिए मैं खुद आपकी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। मैं कभी आपकी नजरों के सामने भी नहीं आऊंगी और ये सच है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे प्यार भी करने लगी थी। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे जल्द ही मेरी असली औकात बता दी जिससे कि अब मैं कभी आपसे प्यार नहीं करूंगी। इसी के साथ वो अपने आंसू को साफ करते हुए रोते हुए वहां से बाहर निकल गई। और वही रवि उसे जाते हुए बस एक पल के लिए देखता रह गया। रात का वक्त हो चला था। इस वक्त शालिनी जी थोड़ा परेशान होकर अपने कमरे में टहल रही थी। लेकिन तभी रमा जल्दबाजी के साथ अंदर आते हुए बोली, मैडम रुद्रांश सर वापस आ गए हैं और इस वक्त वो अपने स्टडी रूम में है। जैसे ही रमा ने ये कहा शालिनी की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या तुम सच कह रही हो? मैं उस लड़के के पास कब से फोन कर रही थी पर उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया और अब आया तो सीधे स्टडी रूम में चला गया। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। और वही रमा भी उनके पीछे पीछे गई। स्टडी रूम के बाहर पहुंचते ही शालिनी सीधे अंदर गई और रमा गेट पर खड़ी हो गई। इस वक्त रमा भी थोड़ी परेशान थी और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन इधर रुद्रांश लैपटॉप में काफी सीरियसनेस के साथ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। लेकिन जब शालिनी अंदर आई तो वो डायरेक्ट रुद्रांश को देखते हुए बोली, रुद्रांश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अचानक से शालिनी जी की आवाज सुनकर रुद्रांश के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो दूसरे ही पल उनकी तरफ घूरते हुए बोला, आप यहाँ क्यों आई है? ये सुनकर शालिनी जी गुस्से के साथ बोली, पहले मुझे ये बताओ कि जब इतनी बार मैंने तुम्हारे पास फोन लगाया था तो तुमने एक बार भी मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको जो मैं आपका कॉल पिक करूं? क्या आपकी सो कॉल्ड बेटी आपकी विशेष पूरी नहीं कर रही है जो आप यहाँ चली आई? उसकी ये बात सुनकर अब शालिनी जी उदास हो गई और उदासी के साथ बोली,
रुद्रांश, तुम भी तो मेरे कुछ लगते हो ना। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपनी दादी की परवाह करो और उससे उसका हाल चाल पूछो? आखिर तुम मेरे पोते हो ना। ये सुनकर गुस्से के साथ रुद्रांश ने कहा, अचानक से आपको और मॉम को मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? इससे पहले तो आप दोनों ने कभी मेरी फिक्र नहीं की, तो फिर आज अचानक क्यों? ये सुनकर शालिनी जी ने गुस्से के साथ कहा, ये कोई अचानक नहीं है, बल्कि मैंने हमेशा से तुम्हारी फिक्र की है। तुम मेरे पोते हो और अग्निवंशी खानदान के वारिस हो, और ये सच कोई नहीं छुपा सकता, इसलिए तुम्हें हमसे इतना ज्यादा रुखा बर्ताव रखने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रुद्रांश ने अब गहरी सांस लिया और अपनी आंखें बंद करके बोला, दादी आपको मुझसे क्या चाहिए? आप यहाँ किस लिए आई है, साफ साफ बताए। ये सुनकर अब शालिनी जी के दिमाग में फिर से अंबिका का ख्याल आया और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, हाँ, फिलहाल के लिए मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रुद्रांश उन्हें घूरने लगा और बोला, कौन सी बात? अगर वो बात मॉम से जुड़ी है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर अपना सिर नामे हिलाते हुए शालिनी जी ने कहा, नहीं, वो बात शनाया से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो बात अंबिका से जुड़ी हुई है। उनके मुंह से अंबिका का जिक्र सुनते ही अचानक से रुद्रांश के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने दूसरे ही पल कहा, उस लड़की से कौन सी ऐसी बात जुड़ी है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? ये सुनकर अब वो शालिनी ने कहा, तुम्हें याद है 5 साल पहले जब हमने तुम्हारा रिश्ता एक लड़की के साथ तय किया था, तब तुम शादी से ही चले गए थे। उनकी ये बात सुनकर रुद्रांश के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई और उसने गुस्से के साथ कहा, आप पुरानी बातें अभी क्यों कर रही है? मैं उस पल को नहीं याद करना चाहता। उस वक्त आप सबने मेरी शादी जबरदस्ती तय की थी और मैं वो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी लाइफ चुनी और यहाँ से चला गया। लेकिन आप पुरानी बातें अभी क्यों कर रही है? इसके जवाब में गुस्से के साथ शालिनी ने कहा, इसमें तुम्हारी गलती है। इसलिए मैं ये बात अभी लेकर आई हूँ। ये सुनकर रुद्रांश ने अपना हाथ टेबल पर पटक कर बोला, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरी तब भी कोई गलती नहीं थी और आज भी कोई गलती नहीं है। आप उस वक्त जबरदस्ती मेरी शादी कर रही थी और मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं शादी को तोड़कर चला गया था। और अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक चलाना कुछ गलत नहीं है। ये सुनकर शालिनी ने कहा, बेशक से अपनी जिंदगी अपने मुताबिक चलाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना ये तो गलत है ना। तुम्हें पता भी है तुम्हारे डिसीजन से उस लड़की के साथ क्या हुआ था? उस बेचारी ने क्या कुछ नहीं सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे छोड़कर चले गए थे। ये सारी बातें सुनकर जो रुद्रांश के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे साफ साफ बताएं। इसके जवाब में शालिनी जी ने अब दांत पीसते हुए कहा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस लड़की को 5 साल पहले तुम शादी से छोड़कर गए थे, वो लड़की कोई और नहीं, अंबिका है। और तुम्हारे छोड़कर जाने से अंबिका की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उस बेचारी ने पता नहीं कौन कौन सा टॉर्चर झेला और जब उसे ये बात पता चली तब वो तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी नफरत करती है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुमने अंबिका के साथ गलत किया, क्योंकि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी लड़की के साथ ऐसा करने का। उस वक्त तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए चली गई होगी, जैसा कि उसने उसके भाई ने कहा था। लेकिन अभी मुझे अंबिका से पता चला कि उसके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि उसे तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। और वो टॉर्चर किसने क्या किया था ये नहीं पता, पर मैं जल्दी पता लगा लूंगी। लेकिन वो लड़की अंबिका थी और अंबिका के साथ वाकई बहुत गलत हुआ है, जिसे करने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जैसे ही रुद्रांश ने ये बात सुनी, उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह डार्क हो गए और वो एक पल के लिए बस शालिनी जी को देखता रह गया। कुछ वक्त बाद इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। इस वक्त अंबिका कमरे में चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुला। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अंबिका तुरंत गेट की तरफ देखने लगी। लेकिन रुद्रांश को कमरे में आते देख अंबिका ने गुस्से के साथ कहा,
मिस्टर रुद्रांश, आखिर आप चाहते क्या है? आप क्यों हर वक्त मेरे कमरे में आते जाते रहते हैं? अगर आपको मुझसे कोई काम होता है तो आप नौकर से कह दिया करिए, हम स्टडी रूम में आकर बात कर लिया करेंगे। इस तरह से कमरे में आना ठीक नहीं है। ये हमारा पर्सनल स्पेस होता है। रुद्रांश ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो सीधे उसके तरफ आया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अंबिका एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। क्या होगा अब आगे? क्या करने वाला है रुद्रांश? क्या अंबिका को एहसास होगा रुद्रांश के इमोशंस, या फिर से जाएगी वो रुद्रांश से दूर? एपिसोड 50, तुमने किसके साथ रात बिताई थी? अब आगे। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में एक कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। उस कार से जल्दबाजी के साथ शनाया बाहर निकली। शनाया लगभग तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ गई। अंदर शालिनी जी सोफे पर बैठी रमा से कुछ बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां शनाया को देखा वो हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, शनाया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन शनाया तुरंत आसपास देखते हुए बोली, कहाँ है वो लड़की? मुझे उस लड़की से अभी के अभी बात करनी है। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। ये सुनते शालिनी ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और ये बताओ तुम अपने बिजनेस ट्रिप से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? ये सुनकर शनाया ने गुस्से के साथ कहा, मॉम पहले मुझे उस लड़की से मिलाए। मैं उस लड़की को फिर से देखना चाहती हूँ और उससे सारी बातें करना चाहती हूँ। ये सुनकर अब शालिनी और रमा दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर तभी शालिनी ने कमरे की तरफ इशारा किया, जिसे देखते ही शनाया के एक्सप्रेशन बदल गए। इधर रूम में रुद्रांश ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो सीधे उसके तरफ आया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अंबिका एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसको तो समझ ही नहीं आया कि आखिर रुद्रांश उससे क्या कह रहा था। अंबिका ने हैरानी के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश आखिर आप कह क्या रहे हैं? मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इसके जवाब में रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, बस तुम इतना समझ लो कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि इससे पहले जब तुम मुझसे दूर गई थी तब वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को नहीं दोहराना चाहता। अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। ये सब सुनकर तो अंबिका बिल्कुल हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रुद्रांश अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहा था। तभी अंबिका ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश मैं यहाँ पर तभी तक हूँ जब तक कि आपका बेटा ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही 365 दिन पूरे हो जाएंगे वैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अब 365 दिन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी तुम नहीं जा सकती। अंबिका तो अब बिल्कुल शॉक थी। उसने तुरंत कहा, क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? आप होश में तो है? आप यहाँ मुझे सिर्फ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आपके बेटे का इलाज कर रही थी। इसके अलावा मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। लेकिन इसके जवाब में रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। ये सुनकर अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती। ये सुनकर रुद्रांश ने उसके बाहों को पकड़कर कहा, क्या तुम ये नहीं जानती कि इससे पहले तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही तो रुद्रांश ने शादी का जिक्र किया, अचानक से अंबिका को कुछ समझ आया। उसे समझ आ चुका था कि शायद शालिनी जी ने रुद्रांश से सब कुछ बता दिया था, इसलिए रुद्रांश ऐसी अजीब और बहकी बहकी बातें कर रहा है। और ये सब कुछ सोचकर ही अब गुस्से के साथ अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश आपको पता है मुझे आपसे नफरत क्यों है? क्योंकि अभी तक मैं आपको सिर्फ अनिरुद्ध के डैड की तरह जानती थी, लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि आप वो इंसान थे जिन्होंने 5 साल पहले मुझे छोड़ दिया था और आपकी वजह से मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद हुई, तब से मुझे आपसे हद से ज्यादा नफरत होने लगी। और यहाँ अब आप मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी दादी ने ये बता दिया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने 5 साल पहले छोड़ दिया था। अब आप मेरे पास किस हक से आए हैं?
और क्यों चाहते हैं कि मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं? आखिर कौन से हक से मैं आपके साथ वक्त बिताऊं? उसकी ये सारी बात सुनकर रुद्रांश ने अब खामोशी के साथ उसे कुछ पल तक देखा और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? ये सुनते ही अंबिका अपनी भौहें चढ़ाकर बोली, मेरे दिल में आपके लिए क्या हो सकता है? आखिर आप खुद को समझते क्या है? आपको क्या लगता है आप हमेशा मुझे परेशान करेंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे और फिर भी मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स रहेगी? आपसे मैंने बताया था ना कि मेरा अतीत क्या था। 5 साल पहले जो भी मेरे साथ हुआ था उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। आपको याद है ना कि जब आप मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी शादी मेरे भाई ने एक गुंडे से करा दी थी और उस गुंडे ने मेरे साथ क्या क्या किया था। वो गुंडा दिन रात मेरा रेप करता था, मुझे टॉर्चर करता था, मुझे मारता था, पीटता था। उस वक्त सिर्फ मुझे पता था कि मैं कैसे उसके साथ जिंदगी बिता रही थी। और अब आप यहाँ पर आकर मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। मिस्टर रुद्रांश, मैं वो रातें नहीं भूल सकती जिस रात मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। इसलिए मैं आपको माफ भी नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप मुझसे दूर रहिए। मैं यहाँ सिर्फ आपके बेटे की डॉक्टर हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वो फिर से अपने 5 साल पहले अतीत में चली गई हो। वो खुद को जितना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है वो इतना ही टूट जाती है। वही रुद्रांश उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को देखकर आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही अंबिका ने सार्कास्टिक होकर कहा, क्या कहा आपने? आप मुझसे सॉरी बोल रहे हैं? किस बात के लिए आप मुझसे सॉरी बोल रहे हैं? क्या 5 साल पहले आपने जो किया वो 5 साल बाद आपको पता चल रहा है क्या, इसलिए आप मुझसे सॉरी बोल रहे हैं? 5 साल पहले किए गए गुनाह का पछतावा 5 साल बाद आपको हो रहा है क्या, इसीलिए आप इस वक्त मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं? मिस्टर रुद्रांश, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। क्योंकि आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इसके लिए मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। ये कहकर वो गुस्से से उसे मुंह फेर कर खड़ी हो गई और वही रुद्रांश उसे गुस्से के साथ एक पल के लिए बस देखने लगा। कुछ देर तक वो उसे खड़ा होकर देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अंबिका बिल्कुल कसमसा गई, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रुद्रांश से खुद को दूर करे तो कैसे करे। क्योंकि वो जितना रुद्रांश को खुद से दूर करती थी रुद्रांश उतना ही उसके पीछे पागल हो जाता था। और इस वक्त वो रुद्र से बात भी नहीं करना चाहती थी। उसे इस वक्त सारी की सारी गलती सिर्फ रुद्रांश की लग रही थी। अगर रुद्रांश 5 साल पहले उसे शादी में छोड़कर ना जाता तो उसका भाई कभी उस गुंडे से उसकी शादी ना करवाता और आज वो रुद्रांश की बीवी होती और अच्छी जिंदगी जी रही होती, ना कि 5 साल पहले इतना टॉर्चर झेलती और ना ही 5 सालों तक ऐसी स्ट्रगल भरी जिंदगी जीती। इन सब के लिए वो रुद्रांश को हरगिज माफ नहीं कर सकती थी। जिस वजह से उसने दूसरे पल रुद्रांश को खुद से दूर धक्का दिया और जोर से चिल्लाकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, अब आप अगर मेरे करीब आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी या फिर खुद को ही चोट पहुंचा दूंगी। और ये आप मेरी धमकी मत समझिएगा, मैं बहुत ही जिद्दी हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं अगर यहाँ पर सही सलामत रहूं तो मुझसे दूरी बना लीजिए और ये मेरी आखिरी वार्निंग है आपको। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश एक पल के लिए उसे देखने लगा और फिर दूसरे ही पल बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। ये सुनकर अंबिका ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सही सलामत रहूं तो मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मुझे आपसे नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर रुद्रांश उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या वाकई तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नफरत है? क्या तुम कभी मुझसे अटैच नहीं हुई या फिर कभी तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़का? ये सुनते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और वो कुछ सेकंड तक रुद्रांश को देखते रही और फिर सार्कास्टिक आवाज में बोली, दिल उसके लिए धड़कता है जिसके लिए दिल में फीलिंग्स हो।
मेरे दिल में तो आपके लिए कभी फीलिंग्स थी ही नहीं और आपके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स क्यों आएगी? आपको याद है ना कि आपने जबरदस्ती मुझे ये 365 दिन की कैद दी थी। आपने जबरदस्ती अपने बेटे के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। आपने कभी ना तो मेरी रिस्पेक्ट की और ना ही मेरे काम की रिस्पेक्ट की, और जब आपके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती है? इसलिए आपको गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मेरे नफरत करने का मतलब यही है कि मैं आपसे नफरत सिर्फ करने के लिए नहीं करती बल्कि असलियत में करती हूँ। इसलिए अब आप यहाँ से चले जाए वरना मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। और आप चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। ये सुनकर रुद्रांश ने कहा, स्टॉप इट। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम ऐसा सोचती हो कि इन सब में सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है तो ठीक है, मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये सुनकर अंबिका ने बस अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। रुद्रांश ये कहकर कुछ पल तक खड़ा रहा और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ गया। पर तभी अचानक से अंबिका ने उसे टोकते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, मुझे आपसे कुछ पूछना था, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। उसके बाद जाए। रुद्रांश उसकी ये बात सुनते ही अपनी जगह रुक गया और दूसरे ही पल बोला, क्या जानना चाहती हो तुम? अंबिका रुद्रांश की आंखों में झांकते हुए बोली, सच सच बताए, क्यों छोड़कर गए थे आप मुझे 5 साल पहले? उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी का नाम सुनते ही अंबिका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, रुद्रांश, अग्निवंशी को भी मजबूरी होती है। ये मुझे आज पता चल रहा है, कितनी स्ट्रेंज बात है ना। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी मजबूरी नहीं हो सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तुम्हारी नजरों में क्या मैं मजबूर नहीं हो सकता? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए अंबिका ने कहा, बेशक से आप मजबूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप मुझे 5 साल पहले छोड़कर चले गए? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों जोड़ा? आपको इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि उस वक्त मैं किसी चीज के बारे में पता लगा रहा था और जब तक मैं उसके बारे में पता नहीं लगा लेता तब तक मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था उसके साथ शादी करके, फिर वो चाहे तुम ही क्यों ना हो। ये सुनकर एक पल के लिए अंबिका को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे, आखिर ऐसी कौन सी चीज के बारे में आप पता लगा रहे थे? उसके जवाब में रुद्रांश उसे कुछ पल तक देखा और फिर कुछ सोचकर बोला, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो किसका था? जैसे ही रुद्रांश ने ये सवाल किया अचानक से अंबिका के भाव बदल गए और वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। बताओ मुझे, आखिर वो बच्चा किसका था? क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। तो तुम्हारा अतीत क्या था? तुमने किसके साथ रात बिताई थी और तुम्हारे बच्चे का असलियत में बाप कौन था? ये सुनते ही अंबिका की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी इंटरफेरेंस अब नहीं चाहिए। आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना। लेकिन रुद्रांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, क्यों? अगर तुम मुझसे सवाल पूछोगी तो सवाल पूछने का हक मुझे भी है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पेट में वो बच्चा कैसे आया था? कौन था जिसने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था और किसके साथ तुमने रात बिताई थी? रुद्रांश के ये सारे सवाल सुनकर अब अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, मैंने कहा ना, वो मेरी पर्सनल लाइफ है और उसमें मैं आपकी इंटरफेरेंस नहीं चाहती। लेकिन तभी रुद्रांश ने सार्कास्टिक होकर कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए अब मुझे साफ साफ जवाब दो, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? ये सुनते ही अब अंबिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने अब सिसकते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे का बाप कौन है।
यहाँ तक कि आज भी मैं नहीं जानती कि मेरे पेट में वो बच्चा कैसे आया और उसका बाप कौन था। और मैं आज भी उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। सुन लिया ना आपने? नहीं पता मुझे मेरे बच्चे के बाप के बारे में। उसने जैसे ही ये बात बोली अचानक से रुद्रांश के एक्सप्रेशंस पूरी तरह डार्क हो गए। क्या होगा अब आगे? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।